I will talk to you later. Right now, I am doing my work. Okay. एक मिनट। नमस्ते मेम साहब। मैंने अभी सुना तुम किसी से इंग्लिश में बात कर रहे थे, उसका मतलब जानते हो? जी हाँ मेम साहब, मुझे इसका मतलब पता है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था ना। तो बताओ मुझे, क्या मतलब होता है इसका? मेम साहब, इसका मतलब होता है कि आप मुझसे बाद में बात करना, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। अरे तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो तुम यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी? और हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है। तुम्हारी जगह तो वो रामलाल काका यहाँ पर काम करते थे, तुम यहाँ कैसे? जी मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो यहाँ पहले काम करते थे ना, वो मेरे पिताजी थे। अब उनकी जगह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अरे पर तुम उनकी जगह काम क्यों कर रहे हो? तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हो। जी मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूँ। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसकी वजह से मुझे ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। अच्छा, देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, पर तुम इतने पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे होकर ये गार्ड की नौकरी करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे इस नौकरी से तुम्हें कुल 10-12 हजार रुपए मिलेंगे। अगर तुम चाहो तो किसी बड़ी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। मेम साहब, आपको एक बात बताऊं, यहाँ काम करने से पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। वहाँ मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, पर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस कंपनी ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया, और उनमें से मैं भी एक था। उसके बाद मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, जॉब के लिए ट्राई किया, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। और वैसे भी मेरे पिताजी तो ये गार्ड की नौकरी करते थे, हम तो गरीब परिवार से हैं। इसी बीच पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने उनको डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कह दिया कि उन्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है। वो 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाएंगे। घर का खर्चा भी चलाना था, मुझे भी कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये गार्ड की नौकरी कर लूँ, थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी हमारी। इसलिए मेम साहब, तब से मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। मैम, हम चलें क्योंकि हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। इससे तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। एक मिनट ईशु, अभी चलते हैं। देखो, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन तुम अपने परिवार के बारे में ये सब सोच रहे हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे क्या तुम जानते हो कि हमारी कंपनी भी टेक कंपनियों में से एक है? क्या आप सच कह रही मेम साहब? ये आपकी कंपनी टेक कंपनी है? हाँ। अच्छा, तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो। तुम कल ठीक 9 बजे इंटरव्यू के लिए आना। मैं तुम्हारा खुद इंटरव्यू लूंगी, और अगर मुझे लगेगा कि तुम हमारी कंपनी में काम करने के लायक हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगी, वरना फिर तुम्हें यही गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। मेम साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ये टेक कंपनी भी है। मुझे टेक के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो ठीक है, कल ठीक 9 बजे मिलते हैं, वो भी मेरे ऑफिस में। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ईशु। सच कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जो इंसान मेहनत करता है ना, भगवान एक न एक दिन उसे उसका फल जरूर देते हैं। मेम साहब ने भी मेरी मेहनत को पहचाना, मेरे टैलेंट को पहचाना। हे भगवान, मेम साहब को दुनिया की सारी खुशियां देना। नव्या, ये नव्या यहाँ पे क्या कर रही है? नव्या! नव्या!
सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आप चलिए। तुम 2 मिनट रुको। नव्या, तुम यहाँ, इतने सालों बाद तुमसे मिला हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकता तुम्हें देखने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। निखिल, तुम यहाँ कैसे? और तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ और बस यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम्हें देखने के बाद ना स्कूल की सारी यादें ताज़ा हो गई। अरे हम दोनों स्कूल में एक साथ कैसे पढ़ा करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ खेला करते थे। पर मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ मूंगफली की दुकान पे क्या कर रही हो? अरे ये दुकान मेरी है, मैंने ही लगाई है। अरे मैं एक काम करूँ, तुम्हारे लिए मूंगफली पैक कर दूँ, घर जाके खाना आराम से। हाँ, एक सेकंड, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते भी हो सर कितने बड़े बिजनेसमैन है, वो कितने बड़े आदमी है। वो यहाँ से ये घटिया सी दुकान से मूंगफली खरीदेंगे? अरे वो बड़ी दुकान और मॉल से मूंगफली खरीदते हैं, यहाँ से नहीं। बेवकूफ कहीं की। शिखा, तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो मेरी दोस्त से? सर मैंने बदतमीजी कहाँ करी? मैं जानती हूँ कि आप हाइजीन को लेकर कितना कंसर्न रहते हैं, मैंने बस वही कहा। देखो, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उससे ऐसे बदतमीजी से बात करने का या फिर हम दोनों के बीच में बोलने का, समझी? बिल्कुल चुप रहना तुम। नव्या, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े बड़े होटल्स थे उनके, पर उसके बावजूद भी तुम ये मूंगफली की दुकान पे बैठी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा आखिरकार है क्यों? मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, जब तुम दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चले गए थे तो कुछ टाइम बाद पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक हम लोग संभले तब तक चाचा ने सारे रेस्टोरेंट, सारी प्रॉपर्टी पापा की अपने नाम कर ली थी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से उन्होंने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। माँ तो थी नहीं कि लड़ती मेरे लिए, तो बस मैं क्या करती, मैं सड़कों पे ऐसी भटक रही थी। फिर मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए ना मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं ये मूंगफली की दुकान लगा लेती हूँ और इससे ना मेरा खर्चा पानी निकल जाता है आराम से। क्या नव्या, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला? खैर, पता भी कैसे चलता, मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जो चला गया था, उसके बाद ना मेरी अंकल जी से कोई मुलाकात हो पाई ना तुमसे। पर तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। निखिल, मैं तुम्हें कैसे बताती? तुम्हारा कांटेक्ट नंबर मेरे पास था ही नहीं और तुमने कभी ट्राई नहीं किया कांटेक्ट करने का, तो फिर बात ही नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हें पता है, तुम इससे बदतमीजी से बात कर रही थी ना, आज जो कुछ भी मैं हूं ना, सिर्फ इसकी वजह से और इसके पिताजी की वजह से हूँ। बचपन में मेरे मम्मी पापा चल बसे थे एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद बस नव्या के पापा ही थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अरे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए। और आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ इसके और इसके पिताजी की वजह से हूँ। उनका तो मैं कभी एहसान भी नहीं उतार सकता। बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। नव्या, तुम्हें याद तो होगा ना, तुमने मेरी कितनी मदद की थी मेरी प्रैक्टिकल में और मुझे पढ़ने लिखने में। तुम्हारी वजह से मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाया और आज तुम इस तरह रोड पे मूंगफली बेच रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, हाथ में बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम ये काम करो। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। नहीं निखिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं ले सकती। और वैसे भी तुमने जो कुछ भी अर्न किया है वो सब तुम्हारी अपनी काबिलियत की वजह से किया है और ये कंपनी तुमने खुद खोली है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और वैसे भी, और मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि तुमने इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है। सीरियसली मुझे बहुत खुशी हो रही है आज तुम्हें यहाँ पे देख के, इस मुकाम पे देख के। और हाँ, पर देखो, तुम मुझे फोर्स मत करना, मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती हूँ। पर मैम इसमें गलत भी क्या है? और वैसे भी आपने सर की इतनी मदद की है, वो आज आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और देखिए, मैंने आपसे बदतमीजी की, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी जो तुमने किया वो तुम्हारी ड्यूटी थी। और पर मैं ये कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम आगे जाके मेरी भी मदद करो। और वैसे भी ये तुम्हारे पैसे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, मैं उसमें पार्टनरशिप नहीं रख सकती अपनी। देखो नव्या, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के कई एहसान हैं मुझ पर जो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। बस तुम मेरी इतनी सी बात मान लो, चलो ना मेरे साथ। तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें मैं ऐसी रोड पे नहीं छोड़ सकता। तुम चलो ना मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए, प्लीज़।
और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी और के कमाए हुए पैसों पे अपना हक जताऊं। मैं ऐसे नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर नहीं बनना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो और उसे फंडिंग मैं दूंगा। अब तो ठीक है ना? हाँ, हम ये कर सकते हैं। और वैसे भी जब मेरा स्टार्टअप ग्रो करेगा तो फिर मैं जो भी तुमने फंडिंग दी होगी वो वापस कर दूंगी धीरे धीरे करके, है ना? ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। और शिखा, तुम स्टाफ को फ़ोन कर दो और उनसे कहना ये सारा सामान ना गरीबों में बंटवा दो। ओके सर। आओ। हेलो सुंदरम, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम फटाफट वहीं आ जाओ। हाँ ठीक है। शिखा बेटा, अब तू 25 साल की हो गई है और कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है तेरा। शादी के बारे में कुछ सोचा है? माँ, हाँ मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब पढ़ाई करने के बाद मैं डायरेक्ट शादी कर लूँ। माँ, मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है अपना, मुझे जॉब करनी है बाहर जाकर। मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा, मुझे नहीं करनी है अभी। पर बेटा, आगे चलकर तुझे जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जॉब ना करूँ, मैं बस शादी के लिए तैयार हो जाऊँ। माँ, मुझे अपनी भी लाइफ देखनी है, मुझे बाहर जाना है, नौकरी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देखो माँ, मैं जानती हूँ कि आपको फिक्र है मेरी चिंता करते हो, मैं समझ सकती हूँ, पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, प्लीज़ समझिए मेरी बात को। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। शिखा बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलो माँ। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब तेरी शादी की उम्र हो आई है। पता नहीं तू शादी के बारे में कभी बात ही नहीं करती। क्या सोचा है तूने? अरे सब लोग बातें बनाने लगे हैं, सब लोग पूछते हैं मुझसे कि आप अपनी बेटी की शादी कब करोगे। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे बेटा। माँ, आपको पता है आपसे ज्यादा शादी की बात ना कोई नहीं करता है, और ये लोगों की बात तो मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखते हो आप लोग, आपकी सोच। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे कुछ बनना है। पर नहीं, आपको तो बस एक ही टॉपिक पे बात करनी है, शादी पे। माँ देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं अभी यही कह रही हूँ कि मुझे नहीं करनी है शादी, तो प्लीज मुझे बार बार फोर्स मत कीजिए। देख बेटा, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही, मैं तो बस तुझे इतना समझा रही हूँ कि वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए। और बेटा, मुझे ना हर समय तेरी चिंता लगी रहती है, पता नहीं तू कब शादी करेगी। अरे मैं ये नहीं कह रही कि तू सपने देखना छोड़ दे, शादी के बाद तू जो तेरा मन करे वो कर लेना। देख बेटा, शादी के बाद जीवन साथी का साथ मिलेगा और तेरा आगे का सफर आसान हो जाएगा। बस बेटा, इसीलिए मैं तेरे भले के बारे में कह रही हूँ। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सब हमेशा यही बात क्यों बोलते रहते हैं कि शादी के बाद ये कर लेना, शादी के बाद वो कर लेना। शादी के पहले क्या मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है? देखो माँ, ये मेरी लाइफ है और मुझे पता है कि मुझे किस तरह के डिसीजन लेने हैं, और मैंने सोच लिया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे पहले जॉब करनी है, खुद को सेटल करना है, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे शादी करनी है या नहीं। और प्लीज अब हमेशा एक बात पे ना जिद मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे रूडली बात करना। प्लीज माँ, आई होप कि दोबारा आप इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मुझे स्टडी कंप्लीट करनी है, मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। अरे कितनी चिंता होती है मुझे इसकी। शादी कर लेगी तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। माँ हूँ इसकी, चिंता होती है, पर ये है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कब समझेगी।
माँ, माँ आपको पता है आपकी बेटी ने यूपीएससी का टेस्ट क्रैक कर लिया। सच बेटा? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। आज तेरे सारे सपने पूरे हो गए और तू अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई है। बेटा मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, और मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी का अहम दौर शुरू हो गया है और शायद मुझे अब बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि शादी। सच बेटा? तू शादी के लिए रेडी है? आज तो तूने मुझे दुगनी खुशी दी है। एक तो तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई और दूसरा तू शादी के लिए भी तैयार है। आज बेटा मैं बहुत खुश हूँ। माँ थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरे सपने पूरे करने के लिए। आपको पता है आपने जो मुझे आज़ादी दिया है ना, आज सिर्फ उसकी वजह से मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। और हाँ, अब मैं शादी करूँगी अपने सपने और अपनी नई पहचान के साथ। बेटा मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अब तेरा जो मन करे तू वो कर सकती है। मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ। दुनिया में सबसे कम भरोसा माँ बाप को अपने बच्चों पर होता है। उनको लगता है कि पड़ोसी के बच्चे जो कर सकते हैं वो हमारे बच्चे कभी नहीं कर सकते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए और भरोसा रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। शिखा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना। आओ ना, बैठो बैठो। मीनू, यहाँ कोई तीसरा भी है क्या हमारे साथ? अरे मेम साहब मैं ही हूँ, आपके अलावा मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है। मुझे लगा मुझे किसी की आवाज आई, किसी लड़के की आवाज आई। तुम्हारे साहब तो ऑफिस चले गए हैं, फिर कौन है यहाँ पे? कौन है? नहीं मेम साहब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ना ज्यादा खराब हो रही है। मैं आपकी मेडिसिन लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ ले आओ। अरे कहाँ जा रही है तू? मेम साहब ये लीजिए आपकी दवाई। हाँ दे। अरे मीनू, ये तेरे हाथ इतने मर्दाना क्यों लग रहे हैं? मेम साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये देखो मेरे हाथ तो ऐसे ही है। नहीं सच में मुझे लगा अभी तो ठीक लग रहे हैं, पहले क्या था? नहीं मेम साहब मेरे ही हाथ है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ना कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। आप मेडिसिन खाइए। ठीक है। आओ ना, बैठो। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ये नहीं। तुम इस अंधी की इतनी सेवा कर क्यों रही हो? मेरी सेवा करो ना। पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ भी पता नहीं चलेगा इसे। ये अंधी है और तू इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? हाँ मीनू, मीनू अभी कौन बोला? मुझे आवाज आई। सच बता, कौन है यहाँ पे? अरे मेम साहब मैं ही हूँ। और कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सच में कोई नहीं है। पक्का तू ही है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे तीसरा जरूर कोई ना कोई तो जरूर है। नहीं मेम साहब, इस घर में आपके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं, मुझे लगा अभी कोई है। तू सच बता रही है ना? देख सच बोल दे। मेम साहब सच में मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना बना के लाती हूँ आपके लिए, ठीक है? हाँ तू खाना बना दे फटाफट, फिर मैं आराम करूँगी। ठीक है मेम साहब, मैं लाती हूँ। जल्दी जा। हाँ मेम साहब, वो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? आप कब तक ठीक हो जाएंगी? पता नहीं मीनू, तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि मैं जल्दी ठीक हो पाऊँगी। अब तो बस ऊपर वाले का सहारा है। कोई बात नहीं मेम साहब,
आप बस विश्वास रखिए भगवान पे, वो सब ठीक कर देंगे। अब तू जा खाना बना दे फटाफट से। जी मेम साहब, मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। तू कहाँ जा रही है? पागल हो गई है क्या? यार तू कैसी बातें कर रही है? अब तू इसके लिए खाना लेके आएगी? अभी तो इसने दवाई खाई है। देख मैं तुझे फिर बोल रहा हूँ, इसकी इतनी ना फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इसको ना इसके बाप की वजह से झेल रहा हूँ। ये घर भी तो इसके नाम है। पता नहीं अंधी क्यों मेरे पल्ले पड़ गई है, समझ नहीं आ रहा मुझे। देख इसकी इतनी फिक्र मत कर, तू मेरे साथ चलना। चल अंदर चलते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उन्हें हल्की सी भी भनक हो गई ना, बहुत बुरा फंसेंगे हम दोनों। हटो यहाँ से। तू पागल है क्या? अरे ये अंधी से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तू देख, ये देख। ये तो तुम सही कह रहे हो। मीनू, तूने खाना बनाया कि नहीं बनाया? हाँ मैम साहब, बस 10 मिनट में ला रही हूँ आपका खाना। मीनू तेरी आवाज इतने पास से क्यों आ रही है? तू तो किचन में है ना फिर। अरे मेम साहब, मैं अभी 2 मिनट पहले आई हूँ, आपने आवाज दी ना, अभी तो आई हूँ बस। खाना बनाने क्यों नहीं गई? यहाँ क्या कर रही है? मेम साहब खाना तो बन चुका है, आप 10 मिनट रुके ना, मैं लाती हूँ डालकर। तू खाना तो तब बनाएगी ना जब तू इनसे चिपकना बंद करेगी। मेम साहब क्या बकवास कर रही है? यहाँ पे कोई नहीं है आपके और मेरे अलावा, मैं किससे चिपक रही हूँ? मेरे पति से और किससे? आपको दिखाई देता है? हाँ, अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब कुछ पता है यहाँ पर क्या चल रहा था। पर तुम दोनों इतनी देर से ये भागम भाग कर रहे थे, तुमने मुझे पागल समझ के रखा था। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। शिखा, तुम तो अंधी थी ना, देख नहीं सकती थी, पर अब ये क्या हो गया? तुम देख सकती हो? हाँ, दिखाई देता है। और उस दिन से जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, अरे निखिल, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगी। मैंने उस टाइम तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थि कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं अब देख सकती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगे। लेकिन तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाना चाहा, तुम इसके साथ ये सब कर रहे थे। पता है, ये सब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये सब। अरे एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। अरे ये तो शुक्र है भगवान का कि मेरी सिर्फ आंखें गई थी। अगर मुझे कुछ भी हो गया होता तो तुम तो मुझे अकेले छोड़ के चले जाते, एक बार भी मुझे देखते नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल, मैंने कितना भरोसा किया था तुम पे और तुम ये सब कर रहे हो यहाँ पे। शिखा देखो, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। नहीं, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अरे कल को कुछ हो गया तो तुम तो फिर यही करोगे और मैं अपने साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती। अब तुम एक काम करो, इसे लेकर निकलो यहाँ से। शिखा पर मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो यहाँ से। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, निकलो। भाभी जी नमस्ते। अरे केशव, मेरे भाई आ गया तू? चल अच्छा हुआ तू टाइम पे घर आ गया। अब एक काम कर, मुझे ना जल्दी से एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। अरे भैया, आप बुलाओ और मैं ना आऊं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? रिद्धि, देखा तुमने, मैं कहता था ना मैं कितना लकी हूँ जो मुझे केशव जैसा भाई मिला है। वो तो है, लकी तो मैं भी हूँ। जब पर मैं इतना भी लकी नहीं हूँ कि मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचूं और एरोप्लेन मेरा वेट करता रहे। हाँ हाँ, आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी यहाँ पे। अरे देखो कैसी बात कर रही हो तुम यहाँ अकेली पड़ जाओगी। केशव है ना मेरा भाई यहाँ पे, वो सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा वो। क्यों केशव, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं ना भाभी जी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। क्यों भाभी जी? ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे ही मेरे जाने के बाद ना घर का ख्याल रखना और अपनी भाभी का, और कुछ ही दिनों में मैं वापस भी आ जाऊंगा, ठीक है? अब चलना, एयरपोर्ट भी पहुंचना है टाइम से। हाँ हाँ भैया, चलिए आप आइए, आ जाइए।
बेबी, भैया को तो मैं छोड़कर आ गया। अब इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और मैं एक बात सोच रहा था कि भैया की किस्मत में तुम जैसी खूबसूरत लड़की आखिर आ कैसे गई? केशव, बात किस्मत की नहीं है, बात पैसे की है, प्रॉपर्टीज की है। बस मैंने तुम्हारे भैया में यही सब देखा। अच्छा, और प्यार? प्यार तो किसी और से भी मिल सकता है ना। बहुत चालाक हो तुम। चालाक बनना पड़ता है केशव। अब तुम्हारे भैया को देख लो, वो तो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं अपनी। अपनी नहीं, हमारी। 1 मिनट, मैं देख के आई। निखिल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो अभी एयरपोर्ट गए थे ना? हाँ रिद्धि, मैं एयरपोर्ट गया तो था, पर तुम मुझे देख के चौंक क्यों रही हो? क्या तुम इस घर में मेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? अरे नहीं निखिल, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूंगी किसी और को। तुम एयरपोर्ट गए थे, तुम्हारी मीटिंग थी, तुम सडनली यहाँ कैसे? हाँ, मेरी मीटिंग थी, पर मेरे पास फ़ोन आया था कंपनी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारी एक मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो बस इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अब 3 दिन बाद हमारी मीटिंग है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक तुम्हारे पास इसी घर में रह लूँ। जिस दिन मीटिंग होगी उसी दिन वापस चला जाऊँगा मैं। अच्छा, तो केशव को फोन कर देते, वो आ जाता तुम्हें लेने। अरे नहीं नहीं, केशव अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया था ना यहाँ पे, और बेचारा मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया। अब वो मुझे ड्रॉप करके वापस चला गया। अब उसे दोबारा बुलाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मिश्रा जी है ना, मुझे वो मिल गए थे एयरपोर्ट के बाहर। वो अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने आए थे, तो बस मैं उनके साथ ही यहाँ तक आ गया। अच्छा, केशव भाई, कहाँ जा रहा है तू? रुक ना। निखिल, तुम्हें दिखाई देता है? हाँ रिद्धि, मुझे दिखाई देता है। तुम्हें क्या लगा था तुम जो ये कुछ कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? मेरी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू तू तो मेरा भाई है ना, और भाभी माँ समान होती है, और तूने इसके साथ ही ये सब किया। निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगा था? तुमने तो यही सोचा था ना कि मैं अंधा हूं, और मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं तो देख भी नहीं सकता। तुमने मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाया। मैंने अपना इलाज करवाया था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, और मुझे तो यहाँ खुद सरप्राइज मिल गया, मेरा भाई मेरी बीवी के साथ ही। जी, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए भी। और तुम ना मेरी बीवी कहलाने लायक ही नहीं हो। मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, तुमने मुझे धोखा दिया। भैया, एक बार आप मेरी बात सुनिए। अरे बस कर तू, मुझे कोई बात नहीं सुननी तेरी। तुम दोनों ना मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर चुके हो। इतना बड़ा पाप किया है तुमने जिसकी कोई माफी तक नहीं है। समझ गया मैं। तुम दोनों को साथ ही रहना है ना, तो ठीक है, रहो साथ। मैं अकेला इस घर में रह लूंगा, पर तुम दोनों के साथ ना कभी नहीं रहूंगा मैं, ना तुम दोनों की शक्ल देखना पसंद करूंगा। दोनों निकलो अभी के अभी यहाँ से। कहाँ? बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। अपना मुंह बंद करो, पर दोनों निकलो मेरे घर से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जाओ।